हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस सेशन में। 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है एडवांस अकाउंट कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम का। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। एंड अगर आप बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर किसी बच्चे के शुरू के कुछ सेशन मिस हो गए हैं तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग वाले सेशंस भी कर डालें, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट के लिए है एडवांस कॉस्ट एंड एफएमएसएम। ओके, तो 21 डेज चैलेंज के अंदर हमारे इससे पहले 7 सेशंस हो चुके हैं जी एडवांस अकाउंट के, और आज हम कर रहे हैं अपना सेशन नंबर 8, डे नंबर 8, जहां पर अमलगामेशन की बात करने वाले हैं। एक अक्सर ऐसा चैप्टर जहां पर बच्चों को कई सारी दिक्कतें आती हैं, राइट। लेकिन इस सेशन के अंदर मैं एक आपको बहुत अमेजिंग क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें एट लेंथ हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात भी करेंगे। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करें, वीडियो को कर दीजिए लाइक, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि आप बच्चों को हमारे सेशंस मजेदार लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ पुत्र, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जो नोट्स इस सेशन के अंदर यूज होंगे वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं पुत्र, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ। सो एडवांस अकाउंट डे 8 अमालगामेशन। आप जो भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ रहे हैं तो हर सब्जेक्ट का फर्स्ट पेज ऐसा दिखता है, टीआरजी द राहुल गर्ग 21 डेज चैलेंज, तीनों सब्जेक्ट का नाम है, और फिर जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसका नाम यहाँ पर लिखा होता है, और जो डे है वो स्पेसिफिकली अलग से मेंशन किया होता है। कौन सा टॉपिक चैप्टर कर रहे हैं वो यहाँ पर अलग से मेंशन है, ठीक है जी। चलिए, तो एक जबरदस्त प्रश्न है, पहले इस क्वेश्चन को आराम से रीड करते हैं और फिर इसके संबंधित जो है चीजें देखेंगे। उत्तर: पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड वर कैरिंग द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटो कंपोनेंट. Both the companies decided to amalgamate and a new company PQ Limited is to be formed with authorized capital of रुपये 10 लाख divided into 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। तो एक नया कंपनी PQ लिमिटेड बना रहे हैं, 10 लाख रुपए का कहते हैं जो ऑथराइज कैपिटल होगा, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच होंगे, और अलग अलग बात करें तो एक कंपनी है P और एक है Q। कहता है जी जो बैलेंस शीट है इन दोनों ही कंपनीज की 31 मार्च 14 को एज अंडर है। तो सबसे पहले वो पी लिमिटेड के बारे में बता रहा है और कुछ देर के बाद क्यू के बारे में बताएगा। देखते हैं क्या क्या आइटम्स हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटी: पी लिमिटेड में शेयर होल्डर फंड के अंदर का शेयर कैपिटल है 1,40,000 का, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक P&L पड़ा है 30,000 का। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर सिक्योर्ड डिवेंचर पड़े हैं 8% वाले, और करंट लाइबिलिटी के अंदर पड़ा है जी ट्रेड पेबल 54,000 का। छोटी सी बैलेंस शीट है। उधर देखते हैं तो नॉन करंट एसेट में पीपीई के अंदर है बिल्डिंग 1 लाख की, और प्लांट एंड मशीनरी है पुत्र 25,000 की। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश एंड कैश इक्वलेंट है। इतनी ही बात है। क्यू लिमिटेड में गए तो वहां देखा शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत शेयर कैपिटल 2,50,000 का, और रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और P&L है पुत्र 120 एंड 35 का। करंट लाइबिलिटीज के अंदर वो दे हैव ओनली द ट्रेड पेबल। एसेट साइड पर अगर देखें तो नॉन करंट एसेट में पीपीई के अंतर्गत बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर, तो 3 आइटम है। एंड इन द करंट एसेट्स इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट जस्ट लाइक पी लिमिटेड। यहां तक ओके हो गया। दोनों ही कंपनीज का बैलेंस शीट एट लेंथ क्वेश्चन ने बता दिया। इट सेज फर्दर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज आर टू बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। कहता है जितनी भी एसेट लाइबिलिटी हैं सारे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे, लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ सम आइटम्स डिटेल्ड बिलो। इसका मतलब है जिन चीजों के लिए उसने आगे नोट दिया है उनको छोड़कर बाकी सभी चीजें बुक वैल्यू पर ट्रांसफर कर लेना। क्या क्या चीजें हैं? पहला पॉइंट कहता जी जो गुडविल है पी लिमिटेड की 50,000 और क्यू लिमिटेड की 1.5 लाख रुपए की वर्थ मानी गई। बैलेंस शीट के अंदर तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट था नहीं, तो यहां पर दोनों कंपनीज की गुडविल उसने अलग से बताई है आपको। जैसे गुडविल बताई, माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि 99% नेट एसेट मेथड लगने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन पेमेंट की डिटेल नहीं देगा इसमें, जहां पर गुडविल वगैरह अक्सर बता देता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ क्योर लिमिटेड वैल्यू है 35,000 पर, तो हम मार्क कर लें ये वाली जो चीज है वो कहता 35,000 पर वैल्यू हुआ, ठीक है। कहता जी डेटर्स ऑफ पी लिमिटेड आर रियलाइज्ड फुल्ली, मतलब ये ट्रांसफर नहीं हुए, आपने खुद से रियलाइज किया। एंड बैंक बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड इज टू बी रिटेन्ड बाय लिक्विडेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स देयर ऑफ। तो डेटर्स, बैंक और क्रेडिटर, कहता ये चीजें टेक ओवर नहीं हुई, कंपनी बंद होने से पहले, ट्रांसफर होने से पहले उन्होंने क्या किया, डेटर्स को रियलाइज किया, कैश ट्रांसफर नहीं हुआ, और कहता जो पेमेंट आई हमने वो क्रेडिटर्स की कर दी 54,000 की, इनकी पेमेंट भी हमने खुद करी, तो इनको आप ट्रांसफर मत करना दूसरी कंपनी में, पी लिमिटेड की सिर्फ। साथ में एक और बात, डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड आर टू बी डिस्चार्ज बाय द इशू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पीक्यू। आपको याद होगा सिक्योर्ड डिबेंचर थे उस कंपनी में 1,10,000 के। क्वेश्चन कह रहे हैं डिबेंचर्स आर टू बी डिस्चार्ज बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पीक्यू लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब ये इंग्लिश ऐसी है, इसमें दो मीनिंग निकलते हैं। एक मीनिंग तो ये है कि क्या आपने जो नया डिबेंचर इशू किया क्या वो प्रीमियम पर इशू किया, या जो आपने डिस्चार्ज किया वो प्रीमियम पर डिस्चार्ज किया। तो दोनों में से आप कोई भी एक चीज एज्यूम करके चल सकते हैं, इंस्टीट्यूट इसको नॉर्मली गलत नहीं करता। तो हम ये मानकर चलेंगे
इंस्टीट्यूट ने जब ये क्वेश्चन किया था तो उन्होंने ये माना था कि रिडेम्पशन 10% पर हुई है। तो जो डिबेंचर यहाँ दिख रहे हैं जी 1,10,000 के, तो हम ये मानेंगे कि इसको आपने 10% पर रिडीम किया है, तो वो 1,21,000 बन जाएगा। ये कुल मिलाकर बात है, ठीक है। क्वेश्चन ने आपको फर्दर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू, सबसे पहले कंप्यूट द बेस ऑन विच द शेयर्स इन पीक्यू विल बी इशूड एट पार टू द शेयर होल्डर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। कहता किस तरह से, किस बेस पर हम उनको शेयर्स देंगे। बड़ी ही आसान सी बात है, एसेट माइनस लायबिलिटी करो, जितने नेट एसेट बन रहे हैं उस रेशो में आप शेयर जो है बांट दीजिए। तो सबसे पहले हम नेट एसेट्स निकालेंगे दोनों कंपनीज के। फिर चाहते हैं क्वेश्चन राइट अप द जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग द बैंक एंट्री फॉर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। तो बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी में पी और क्यू दो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आप सिर्फ पी की बना दो, जर्नल एंट्री करके दिखा दो सारी। एंड ड्रॉ अप द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू कंपनी। तो पी क्यू की पूछ रहे हैं बैलेंस शीट। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, सब चीज को कवर करने की कोशिश क्वेश्चन के द्वारा उत्तर की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है जी, वी हैव टू फाइंड आउट कि शेयर्स कैसे इशू होंगे, जिसके लिए हमें नेट एसेट निकालने पड़ेंगे, और जो नेट एसेट है वही आपका परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। तो दोनों कंपनी का नाम पी और क्यू हमने लिख लिया। सबसे पहले एसेट्स आ रहे हैं और उसके बाद आएंगी जी लायबिलिटी। एसेट्स में क्वेश्चन ने आपको कहा जो गुडविल है पी लिमिटेड की 50,000, क्यू लिमिटेड की 1.5 लाख। बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, बुक वैल्यू उठा ली। प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला, बुक वैल्यू उठा ली। और क्यू लिमिटेड का फर्नीचर फिक्सर था 25,000 का, जिसके लिए उसने स्पेसिफिकली बोला कि उसको 35,000 पर वैल्यू करो। दोनों कंपनी की इन्वेंट्री पिक कर ली, लेकिन जब ट्रेड रिसीवेबल की बात आई तो उसने कहा था कि पी लिमिटेड के तो आपने खुद से रियलाइज किए हैं, और मैंने क्या कहा वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो वो यहाँ नहीं आएंगे, सिर्फ क्यू के आएंगे। सिमिलरली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसने कहा कि पी लिमिटेड वाला टेक ओवर हुआ ही नहीं, तो सिर्फ क्यू लिमिटेड का आएगा। आपने इनका टोटल कर लिया 310 एंड 7,05,000, ये वैल्यूज उत्तर आपके पास आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज की बात करो तो पी लिमिटेड में एक डिबेंचर थे 1,10,000 के, 10% पर रिडीम कर रहे हैं, डिस्चार्ज करें तो 1,21,000। क्यू में ऐसा कुछ नहीं था। ट्रेड पेबल की बात करो तो पी लिमिटेड के ट्रेड पेबल के लिए क्वेश्चन ने कहा कि आप खुद ही उसे पे कर दोगे, तो यहां पर सिर्फ किसके आएंगे जी, क्यू लिमिटेड के। तो हमने इसका भी टोटल कर लिया लाइबिलिटीज का। फाइनली आपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करी और आपके पास आ गया जी नेट एसेट्स, दैट इज द पीसी 1,89,000 और 5,65,000। तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो 10 रुपए का एक है, आप इसी रेशो में डाल देंगे तो 18,900 और 56,500 शेयर मिले। और अगर मैं टोटल कर दूं 56,500 प्लस 18,900, तो कुल मिलाकर 75,400 शेयर आपके इशू हो रहे हैं। क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था उसने आपको बताया था कि भाई हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है 1 लाख, तो 1 लाख में से 75,400 शेयर आपके इशू हुए, और कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए हुए। आपने किसी को शेयर इशू करके पैसा नहीं लिया, ये तो कंपनीज के शेयर होल्डर को आपने शेयर दिए और ये पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, ये अब और पैसा आपको नहीं दे रहे। यहां तक ओके होगी बात। अब हमें क्या करना है जी, बुक्स ऑफ पी लिमिटेड बनानी है। क्वेश्चन है का जर्नल एंट्रीज करके दिखा दो जी बुक्स ऑफ पी लिमिटेड जो वेंडर कंपनी है। बड़ा ही आसान, रियलाइजेशन के थ्रू काम चलता है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लिया जी, यहाँ पर डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, डेट का कॉलम बना दो चाहे, लेकिन इसमें डेट की बजाय आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 करते हुए। सबसे पहला काम होता है जितने भी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर मारो रियलाइजेशन में। जब आप पी लिमिटेड के एसेट्स में गए तो बिल्डिंग है, प्लांट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल भी है। आप इसको रियलाइजेशन के थ्रू ट्रांसफर करा दो या फिर बिना रियलाइजेशन के भी करा सकते हो, तो हम बिना रियलाइजेशन के कर देंगे, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 3 आइटम यहां पर आ रही है, 1,25,000, ठीक है। कैसे भी कर लो, मैंने यहां पर इसके थ्रू कराया ट्रेड रिसीवेबल, चाहे आप यहां इस अभी कर लो या फिर इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा रूल है, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्डिंग आ गई, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल भी यहाँ पर डाल दिया, टोटल 3,04,000 रुपए क्यूमुलेटिव एंट्री हो गई। फिर लाइबिलिटीज की बात करनी है तो आपकी लाइबिलिटी दो हैं, आउटसाइड डिबेंचर और ट्रेड पेएबल। याद रखें ये वाली एंट्रीज बुक वैल्यू पर होती है, अगर किसी की वैल्यू चेंज हुई है तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे डिबेंचर आप कहोगे सर ये तो 121 है, ये न्यू कंपनी ने पे किया, हमारी बुक्स में तुम्हारी वैल्यू क्या है 1,10,000 की, तो डिबेंचर ट्रेड पेएबल टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू एसेट्स, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। तीसरी एंट्री में आप क्या करते हैं, जो परचेजिंग कंपनी है उसको बनाते हैं डेटर की, भाई उससे पेमेंट आनी है। नॉर्मल में क्या होता है, बड़ा आसान है, सिंपल सा बात समझो। मान लो आपको एक एसेट सेल करना है, आप कहोगे जी रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, और फिर क्या कहोगे एसेट सेल करते हो बैंक टू रियलाइजेशन। लेकिन अब अलग अलग एसेट्स के लिए पैसे नहीं आ रहे, कंपनी एक साथ हमें अमाउंट दे रही है और उस पैसे को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, तो मुझे वो ड्यू करना है, पहले ड्यू करना है। ड्यू के लिए हमने इनको डेटर बना लीजिए, हमने कहा पी क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पी कंपनी के लिए, 1,89,000 आएंगे, एंट्री कर ली 1,89,000 से। नेक्स्ट एंट्री में अभी इसको डेटर बनाया था टेम्पररी, अभी ये डेटर अकाउंट क्लोज कर दिया, तो बेसिकली टेम्पररी अकाउंट है। तीसरी एंट्री में डेबिट, चौथे में क्लोज। हम ये अब देख रहे हैं कि तुमसे आया क्या, कैश आया, प्रेफरेंस शेयर आई, इक्विटी शेयर है, क्या आया। तो क्वेश्चन में एक ही चीज उसने कहा था जी इक्विटी शेयर दे दी हमने, तो हम क्या कहेंगे इक्विटी शेयर्स ऑफ
पीक्यू लिमिटेड अकाउंट 1,89,000 टू पीक्यू लिमिटेड अकाउंट। तो इनसे क्या है, इक्विटी शेयर आए, तो ये इक्विटी शेयर बढ़ेंगे किसमें, हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स में। कैसे, वो अंत तक देखेंगे। हाँ जी, अब पहले बारी आ गई जी इसकी। क्वेश्चन ने कहा था आपने डेटर्स को फुल्ली रियलाइज कर लिया, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक टू रियलाइजेशन। तो आपने ट्रेड रिसीवेबल वाला अकाउंट बेटा ऑलरेडी खत्म कर दिया, अब उसकी बात नहीं होगी। तो ये ज्यादा इजी अप्रोच है कि रियलाइजेशन में पहले ट्रांसफर कर दो और फिर बैंक के थ्रू एंट्री करते जो रियलाइजेशन से डायरेक्ट। तो ये डेटर्स आपने रियलाइज किए, उसकी एंट्री आ गई। और नेक्स्ट जो ट्रेड पेबल आपने पे किए थे 54,000 के, इसकी एंट्री आएगी रियलाइजेशन टू बैंक। ये आगे जी रियलाइजेशन टू बैंक किसके लिए, आपके ट्रेड पेबल्स के लिए। डन हुआ। सारी चीजें करने के बाद यू विल प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहली एंट्री में रियलाइजेशन टू एसेट थे 1 2 3 4, कंसोलिडेटेड सन्ड्री एसेट के नाम से एंट्री डाल सकते हैं। फिर लाइबिलिटीज के लिए 164,000 आ गए। तीसरी एंट्री आपने करी पीक्यू लिमिटेड टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में आ गया बाय पीक्यू लिमिटेड। उसके बाद आपने कहा जी बैंक टू रियलाइजेशन, डेटर्स का पैसा है 44,000, फिर ट्रेड पेबल को पे किया रियलाइजेशन टू बैंक। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट या क्रेडिट, प्रॉफिट या लॉस, वो सारा किसको जाएगा, कंपनी के ओनर्स को, जो कि कौन लोग हैं, इक्विटी होल्डर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो रियलाइजेशन में आ गया जी टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रॉफिट 39,000। तो ये वाली एंट्री आपने कर दी रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये प्रॉफिट के लिए आपका 39,000 का एंट्री हो गया, ये भी ओके। अब क्वेश्चन में पी लिमिटेड में देखिए कि शेयर होल्डर के हक की क्या क्या चीज है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का हक है। तो जब अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं आप ये दोनों चीजें ट्रांसफर कीजिए। इनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। तो हम कहेंगे शेयर कैपिटल डेबिट, P&L डेबिट टू इक्विटी होल्डर, क्योंकि इसके ऊपर इक्विटी होल्डर का हक बनता है तो ड्यू कर रहे हैं। ये देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट 1,40,000 रुपए, P&L अकाउंट 30,000 टू इक्विटी होल्डर अकाउंट 1,70,000 रुपए। और इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट भी आप, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट की जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट की जरूरत है। देखिएगा आप यहां पर जब लास्ट में एंट्री करेंगे आप कहेंगे इक्विटी होल्डर अकाउंट टू, एक तो इन्हें क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर ऑफ पीक्यू लिमिटेड, जो कि ये रहे 1,89,000 के आए थे। चेक करो क्या इसके अलावा भी कोई चीज है क्या। तो जब आप बैंक अकाउंट बनाते हो 30,000 का ब्रॉड डाउन था, 44,000 आपको रिसीवेबल से आया, 54 आपने पे कर दिया, तो इक्विटी होल्डर के अकाउंट में अभी भी 20,000 बेसिकली बैलेंस बच रहा है बैंक का, वो किसको जाएगा, कंपनी के ओनर, जो कि कौन है, इक्विटी होल्डर अकाउंट में। तो इनको टू बैंक ये वाला पैसा भी जाएगा, यानी कि टोटल आपको 2,09,000 रुपए कंपनी से मिलेंगे जब कंपनी बंद हो रही है। क्वेश्चन अकाउंट्स अगर पूछता तो हम इक्विटी होल्डर का भी बनाकर दिखा देते, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा नहीं। बट ये दो अकाउंट तो कंपलसरी है, इसके बिना तो आपका बुक्स क्लोज ही नहीं होंगे ना, क्योंकि इनमें से जो ये बैलेंसिंग फिगर्स आई हैं दीज आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक, कोई बात। उसके बाद बैलेंस शीट पूछिए जी, क्वेश्चन है न्यू कंपनी की। सो बैलेंस शीट ऑफ पीक्यू लिमिटेड एज एट 31 मार्च 14, प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर प्रॉपर नोट्स के साथ जो है आराम से देखेंगे। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, ऑन द अदर हैंड पुत्र देयर आर द एसेट्स। ठीक है, अंडर दिस नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, जिसमें पहली आइटम आती है जी शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 बना रहे हैं। याद रखें थोड़ी देर पहले जब हमने नेट एसेट निकाले थे तो वहां पर मैंने टोटल बताए थे कि कितने शेयर हैं, 75,400 है, जबकि ऑथोराइज्ड इनके कितने थे जी, 1 लाख शेयर। ये लीजिए, तो नोट नंबर 1 आ रहा है फॉर शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड कितना है, ऑथोराइज कितना है, 1 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each 10 लाख, जबकि आपका इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना है, 75,400 ऑफ 10 ईच। और ये सारे के सारे केस हैं, इसके लिए नोट लिख कर आना पड़ेगा, ऑल ऑफ दीज शेयर्स, एक मिनट जी सॉरी, ऑल ऑफ दीज शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 7,54,000 रुपए की वैल्यू पुत्र आ जाती है। उसके बाद आते जी नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, परचेज मेथड है। पुरानी किसी भी कंपनी के यहाँ पर रिजर्व्स नहीं आएंगे, जब नया कंपनी कमाएगी तभी आएंगे, तो इसमें डैश है, यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद आगे जी नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। याद रखिए वो डिबेंचर वाला आइटम है। तो नोट नंबर 2 में हम दिखा रहे हैं जी लॉन्ग टर्म बोरिंग, 8% डिबेंचर है। और कौन से वाले, एज्यूम हमने किया है, नोट लिखा मैंने, डिबेंचर्स आर बीइंग डिस्चार्ज एट 10% प्रीमियम। मैंने आपको बताया था ना, आप चाहे आप ये समझ लो कि इशू इज एट 10% प्रीमियम, या फिर ऐसे समझ लो कि डिस्चार्ज इज एट 10% प्रीमियम, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। नोट लिखा है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो 1,10,000 में 10% ऐड करके आ गया था 1,21,000, तो हो गया जी 1,21,000। उसके बाद है जी करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल। याद रहे पी कंपनी के तो पे ही हो गए थे, सिर्फ किसके बचे थे, क्यू के। और ये किस वैल्यू पर आएंगे, जो आपने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई हैं, बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज भी उठा सकते हैं। तो 1,40,000 हो गया। जैसे अब हम जाएंगे एसेट साइड पर, तो आप आइटम बाय आइटम ऐड करते रहोगे, बिल्डिंग दोनों की प्लस, प्लांट मशीन दोनों का प्लस, गुडविल दोनों का प्लस, इस तरीके से इन्वेंट्री दोनों का प्लस, तो इस तरीके से करेंगे। आइए देखते हैं। उसके बाद आ गया जी आपका
1,40,000 हुआ और आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल पुत्र 10,15,000 डन हुआ। वी कम टू द एसेट्स, जिसमें नंबर 1 आइटम है नॉन करंट एसेट। उसके अंदर फर्दर 2 हेड बनते हैं जी, पीपीई एंड इंटेंजिबल, और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट में फर्स्ट हेड है पीपीई, दूसरा इंटेंजिबल। तो पहले बात कर रहे हैं जी पीपीई की, नोट नंबर 3। पीपीई 3 आइटम है जी, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है और फर्नीचर फिक्सचर है। दोनों कंपनी का सिंपल आइटम बाय आइटम आपने ऐड करना है। और अगर कभी भी आप खुद से नेट एसेट्स की स्टेटमेंट बनाते हैं तो कितना आसान है कि न्यू कंपनी में उसी स्टेटमेंट से वैल्यूज आएंगी, क्योंकि जब हम नेट एसेट्स निकालते हैं वी टेक इट एज द एग्रीड वैल्यू, और यहां पर भी नई कंपनी में कौन सी वैल्यू आएगी, एग्रीड वैल्यू, ना कि पुरानी कंपनी की बुक वैल्यू। तो बिल्डिंग पी लिमिटेड की पुत्र 1 लाख, क्यू की 190, टोटल 290। प्लांट एंड मशीनरी पी का 25, क्यू का 80, टोटल 1,05,000। और फर्नीचर फिक्सचर हो गया जी पुत्र सिर्फ क्यू का, पी में तो था ही नहीं, 35,000, टोटल 4,30,000, जिसे जाकर आपने यहां पर लिख डाला। इंटेंजिबल एसेट में आएगा गुडविल, जो दोनों ही कंपनीज का था। तो नोट नंबर 4 में दिखा रहे हैं जी, इंटेंजिबल एसेट गुडविल, पी का 50,000, क्यू का 1.5 लाख, टोटल हो गया पुत्र 2 लाख रुपए। तो ये हो गया जी 2 लाख रुपए। उसके बाद आते हैं जी करंट एसेट। इन्वेंट्री सिंपली दोनों को ऐड कर दिया, पी प्लस क्यू 135 प्लस 50 185। ट्रेड रिसीवेबल सिर्फ किसके हैं, क्यू के हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी सिर्फ किसका है, क्यू का है। ये देखिए यहां पर जाकर देख सकते हैं, वैल्यूज 142 एंड 58 की आपको लिखी हुई दिख जाएंगी, क्योंकि पी लिमिटेड में तो हमने पे ही कर दिया था ना डेटर्स को, और कैश भी यूज कर लिया था। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में की बात करें तो ट्रेड पेबल को आपने पे कर दिया था। और अगर आप इसका टोटल करते हैं, इट शुड इक्वेट द लाइबिलिटी से। 10,15,000 लाइबिलिटी का था पुत्र, और 10,15,000 ही आपका आ रहा है एसेट साइड का। तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न का होता है अंत। बेहतरीन चैप्टर है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये चैप्टर कोई मुश्किल पैदा नहीं कर सकता आपके लिए। चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इन्हें भी बेटा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हैगा जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के अंदर जी, इन केस ऑफ अमलगामेशन, entry for elimination of unrealized profit or loss on stock in trade is made by। कहता जब आप अमलगामेशन करते हो ना, हम एलिमिनेट करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन स्टॉक। बेसिकली जब दो कंपनी आपस में मिक्स हो जाती हैं, जब दो कंपनी आपस में अमलगामेट हो जाती हैं और उससे पहले उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई है सेल परचेज की, तो आप सेम पर्सन से प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते। तो जब दोनों कंपनी एक होगी तो आपको प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पूछ रहा है एलिमिनेशन की एंट्री कौन सी कंपनी करेगी, वेंडर कंपनी, परचेजिंग कंपनी, कोई थर्ड पार्टी, या कोर्ट, कौन करेगा जी। कौन सी कंपनी कंटिन्यू होती है, जो कंटिन्यू होगी वही करेगी, कौन सी, परचेजिंग कंपनी। तो यही इसका आंसर है, परचेजिंग कंपनी इसका उत्तर बेटा आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 3। कहता जी विच वन इज नॉट द मेथड टू कंप्यूट द पीसी। पीसी के कई सारे मेथड है, कहता बताओ इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जो मेथड नहीं होता। पहला ऑप्शन लमसम पेमेंट, ये तो मेथड है। नेट पेमेंट, ये भी मेथड है। नेट रेवेन्यू, ये मेथड नहीं होता। एक बार डी भी देख ले, नेट एसेट मेथड। तो ए, बी और डी ये सभी मेथड हैं। ये जो सी में लिखे जी नेट रेवेन्यू मेथड, ये कोई मेथड नहीं होता। ये तो बस जबरदस्ती का ऑप्शन क्रिएट करने के लिए बनाया गया। लेकिन आप मानोगे नहीं कि बच्चे इसमें भी गलती करके आएंगे एग्जाम में। जिन बच्चों ने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं, जो सीरियस ही नहीं अपनी स्टडी को लेके, उनसे सब चीजें एक्सपेक्टेड है, वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पर भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, तैयारी करके एग्जाम में जाना, क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना और हम देखते हैं स्क्रीन पर पेल वर्ड, उसको देखकर बेटा चुभन बहुत होती है। बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता। बेटा चाहे मेरे सामने फेल नहीं लिखा, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट के सामने लिखा है, मैं समझ सकता हूँ कि वो कितनी पीड़ादायी सिचुएशन है। लेकिन उस सिचुएशन से बचने का तरीका एक ही है। अगर आप वहां पे पास देखना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन से पढ़ो, फोकस्ड रहकर पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। कभी भी फेल रिजल्ट सामने आएगा नहीं, हमेशा पास ही होते चलोगे। ये मेरी बात को गांठ बांध लो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। बाय बाय।